यूरोप में 1815 के बाद क्या हुआ? यूरोप में 1815 में वाटरलू बैटल में डिफीट हो गई थी किसकी? नेपोलियन का। समझ में आ रही बात? नेपोलियन का डिफीट हुआ, नेपोलियन हार गया। ठीक है, नेपोलियन हार गया तो जितने भी दूसरे समुदाय के लोग थे जो कंजर्वेटिव विचारधारा के थे, समझ में आई बात? नेपोलियन की डिफीट हो जाती है। यूरोप में अब नई गवर्नमेंट जो आएगी, यूरोप में नई गवर्नमेंट जो आएगा वो कंजर्वेटिव्स का है। कंजर्वेटिव्स कौन है? हम पढ़ चुके हैं, जो आइडियाज को ग्रेजुअली चेंज करते हैं या फिर चेंज ही नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि पुराने विचारधारा को फॉलो किया जाए। जैसे राजा महाराजा वाले लोग क्या चाहते हैं कि वो राजा महाराजाओं का एम्पायर वाला शासन ही चलता रहे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो कंजर्वेटिव्स ने इस्टेब्लिश कर दिया, नई यूरोप में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई कंजर्वेटिव वालों की। कंजर्वेटिव्स ने क्या इस्टेब्लिश किया? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। वो राजा महाराजा वाली जो संस्था थी, राजा महाराजा वाला जो सिस्टम था, वैसा सिस्टम वापस से लॉन्च कर दिया, जिसमें मोनार्क होता है, चर्च होती है, ठीक है, और प्रॉपर्टी जो फैमिली प्रिजर्व करके रखेगी, प्रॉपर्टी राजा महाराजाओं के कब्जे में रहेगी, पूरी लैंड वगैरह, ये सारा सिस्टम था। इसके लिए 1815 में मीटिंग होती है। ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी का जो सबसे लार्जेस्ट एम्पायर था, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये लोग सब कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रिया, AUSTRIA। मैं पढ़ा रहा हूँ यूरोप इन 18, ये तो पढ़ा रहे हैं। हाँ, इस पे मैं यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर हूँ। सो ऑस्ट्रिया, और ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं वीना ऑस्ट्रिया में एक जगह है, ऑस्ट्रिया में। यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है उसका नाम क्या है? ड्यूक मैटरनिच। नेक्स्ट पेज पर आ गए अपन। ड्यूक मैटरनिच ने इसको कौन डेलीगेट को हेड कौन करता है? इन सारी डेलीगेशन को हेड करता है ड्यूक मैटरनिच। ठीक है, और यहाँ पर एक समझौता साइन होता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वीना 1815। ट्रीटी ऑफ वीना के अंदर क्या क्या होता है कि जो कंजर्वेटिव राइम वाले हैं ये कहते हैं कि भैया डिक्टेटरशिप खत्म हो गई, हम राजा महाराजाओं का मोनार्की सिस्टम वापस आएगा। और इसी तरह से फ्रांस को क्या दे दिया जाता है? बर्बन फैमिली के अंदर जो एम्पायर था वो वापस से बर्बन फैमिली को लौटा दिया जाता है। फ्रांस के वापस राजा कौन बन गया? बर्बन फैमिली आ गई। ठीक है, ऐसे इस तरह से अलग अलग साम्राज्य जो थे वो वापस से अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं। नीदरलैंड का जो किंगडम है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम भी आ रहा है, ये सेटअप किए गए। नॉर्थ में पर्शिया को कुछ नई टेरिटरी दे दी गई, सैक्सोनी जो रीजन था वो प्रशिया के पास चला गया। इस तरह से ऑस्ट्रिया के कॉन्टेक्ट में आ गई नॉर्थ इटली। समझ में आई बात? नॉर्थ इटली किसके कब्जे में चली गई? ऑस्ट्रिया के। जर्मनी के जो 39 स्टेट्स है, कितने स्टेट्स से? 39 स्टेट्स ने कॉन्फेडरेशन बनाई जिसका नाम है जर्मन कॉन्फेडरेशन। इसका नाम है जर्मन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, ये 39 स्टेट्स का जो ग्रुप था जर्मन कॉन्फेडरेशन, इसको अनटच रखा गया। ये अभी भी वैसे के वैसे 39 जो साम्राज्य हैं वो इसी के ऐसे ही रखे गए हैं। इनको इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। रशिया को पार्ट दे दिया, पोलैंड का पार्ट किसके पास चला गया? रशिया। तो कुल मिला के 1815 में कंजर्वेटिव राइम जो है वो वापस आया, मतलब ऑटोक्रेटिक सिस्टम वापस आया। ऑटोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है? एक ही राजा है, वन मैन, सारा का सारा पावर उसके पास, कानून भी वही बनाता है, कानून वही लागू करता है, सजा भी वही सुनाता है। समझ में आई बात? कोई कमी लगे सिग्मा बॉय तो यू कैन स्पीक टू मी। ऐसा कोई पॉइंट हम भूल गए हों तो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। भैया कंजर्वेटिव वालों की खासियत क्या थी? किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे। क्रिटिसिज्म मतलब उनको कोई उंगली दिखाएगा तो उस क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? और इन्होंने वापस से सेंसरशिप इम्पोज कर दी थी। सेंसरशिप इम्पोज कर दिया मतलब कि लोगों के फ्रीडम लिबर्टी जो थी वो वापस से उन्होंने छीन ली। आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इन पर कंट्रोल कर दिया गया। इसको कहते हैं सेंसरशिप। मतलब सरकार से बिना पूछे आप कुछ भी छाप नहीं सकते, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। हाँ, सेंसरशिप लगा दिया। इसके बाद आता है नया टॉपिक, द रिवॉल्यूशनरी। नया टाइम आ गया 1815 में, वापस से कंजर्वेटिव राइम आ जाता है, राजा महाराजा के साम्राज्य आ गए। यहाँ से नई कथा चालू होती है और नई कथा का नाम है द रिवॉल्यूशनरीज।
सुनते जाना, हिस्ट्री अपने को अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ज्योग्राफी अपना कंप्लीट हो गया। सोशल के पेपर लगाने से पहले एक बार अपन इन कथाओं को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैथ और साइंस में तो पेपर लगा लेंगे आप, क्योंकि मैथ और साइंस पूरा हो चुका है। चलिए, रिवॉल्यूशनरी वो हैं जो वॉयलेंस करना चाहते हैं, बम बारूदों से बात करना चाहते हैं, वो सारे लोग हैं। समझ में आ रही बात? सो रिवॉल्यूशनरीज ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। क्या बनाई? सीक्रेट सोसाइटी। क्या होता है सीक्रेट सोसाइटीज़? छिपकर, जैसे अपने भारत में भी उषा मेहता वगैरह जो थे, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का छिपकर वर्क किया था। पैरेलल गवर्नमेंट कह सकते हैं इसको। पीठ पीछे छिपकर काम करना और वहाँ से अपना ग्रुप बनाना, लोगों तक मैसेजेस पहुँचाने, आंदोलन को खड़ा करना। तो सीक्रेट सोसाइटीज़ बना दी गई, जहाँ से रिवॉल्यूशनरीज के आइडियाज़ को स्प्रेड किया गया, ठीक है। इसके बाद बात आती है, ये चाहते थे, रिवॉल्यूशनरीज अपोज करते थे। किससे अपोज करते थे? मोनार्कियल फॉर्म को। मोनार्कियल फॉर्म मतलब राजा महाराजा वापस आ गए तो उनके कंसेप्ट को ये अगेंस्ट थे, क्योंकि इन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम ही ख़त्म कर दिया था। ये चाहते थे नेशन स्टेट पे वर्क करना। रिवॉल्यूशनरीज चाहते थे नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब भाई सारे लोग जो हमें, वी ऑल हैव सेम कल्चर, सेम थॉट प्रोसेस, वी हैव सेम लैंग्वेज, तो हम एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं और वो बाउंड्री पूरी क्या कहलाती है? वो बाउंड्री, वो लोगों का पूरा ग्रुप कहलाता है नेशन। और इन लोगों के द्वारा कोई राजा चूज किया जाएगा वोटिंग के थ्रू। ऐसा राजा, ऐसी सरकार कहलाती है नेशन स्टेट। क्या कहलाती है? स्टेट। सो इन्होंने नेशन स्टेट का कंसेप्ट दिया। किसने? रिवॉल्यूशनरीज ने। समझ में आई बात? ताकि, और नेशन स्टेट का कंसेप्ट देके फ्रीडम स्ट्रगल में लग गए कि हम आज़ादी चाहते हैं। सो आज़ादी के लिए लड़ाई, आंदोलन चालू हो गए। ऐसा एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जो था, इटालियन रिवॉल्यूशनरी, उस लीडर का नाम है गिसिप्पी मैज़िनी। हाँ, गुस्सिप्पी एक ही बात है। गुस्सेप मैज़िनी, ठीक है। ये गिनोआ में जन्म होता है इसका। गिनोआ में जन्म होता है 1807। ये मेंबर होता है एक सीक्रेट सोसाइटी का। सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या है? कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी है, जिसका मेंबर कौन है? जिसका लीडर कौन है? हेड कौन है? He फाउंडेड मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। इस व्यक्ति ने और अंडरग्राउंड सोसाइटियां बनाई, जैसे यंग इटली इन मैर्शली, यंग यूरोप, इन बर्न। मैज़िनी का यह सोचना था कि इटली में 7 राज्य थे, इटली में 7 स्टेट थे, इटली में 7 राजाओं के साम्राज्य थे। उन 7 साम्राज्यों को एक करके यूनिफाइड रिपब्लिक इटली बनाना। सो मैज़िनी का ड्रीम था कि इटली के जो स्टेट्स हैं, इटली स्टेट्स को फोर्ज करके एक यूनाइटेड रिपब्लिक या यूनाइटेड नेशन बनाया जाए। ये इसका टारगेट था। समझ में आई बात? तो एक व्यक्ति था, कौन? जो चांसलर था, ड्यूक मैटरनिच। उसने, अब मैटरनिच तो राजा महाराजाओं के परिवारों से था, उसका दुश्मन ही रहेगा एक तरीके से, क्योंकि ये तो राजा महाराजाओं को खत्म करना चाहता था, मोनार्कियल फॉर्म का अपोज करता था। मैटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। सो मैटरनिच ने मैज़िनी को क्या घोषित कर दिया? उसका दुश्मन, ठीक है, कि हमारे सोशल ऑर्डर का जो दुश्मन है वो कौन है? मैटरनिच है। ठीक है। नेक्स्ट आता है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है? ये समझ गया रिवॉल्यूशनरीज में क्या क्या कंसेप्ट है? सीक्रेट सोसाइटी बनाया, मोनार्कियल फॉर्म को अपोज किया, नेशन स्टेट के कंसेप्ट में बिलीव करते थे, सीक्रेट सोसाइटियां बनाई। ऐसी एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी, जिसका हेड कौन था? गिसेप मैज़िनी था। फिर उसने और भी सोसाइटी बनाई, यंग इटली, यंग यूरोप, और वो चाहता था इटली स्टेट्स को फोर्स करके यूनाइटेड रिपब्लिक बनाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशनरी। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन।
पहला पॉइंट क्या बोलता है? 1848 Oh my gosh. हेलो 2 मिनट, सो रहा था इसलिए थप्पड़ मारा। कब से ही सो रहा है वो? सर 10 मिनट तो हो गए। होने दे यार भाई, पेट 10 बार खुल के बंद हो रहा है, क्या करूँ मैं? चलो सर आपका 10 मिनट टाइम बढ़ा देते हैं हम। चलिए, रिवोल्यूशनरी लीड द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल लाइट। रिवोल्यूशनरी लोग कौन थे? रिवोल्यूशनरी जितने भी लोग थे ये एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, इलीट क्लास के लोग थे। राजा महाराजा के परिवार से नहीं थे, बट सक्षम परिवारों के लोग थे। जुलाई 1830 की बात है। फ्रांस में जो राजा था, बर्बन किंग था, लुइस फिलिप। बर्बन फैमिली से जो राजा था उसका नाम था लुइस फिलिप। वॉज ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशन। 1830 में फ्रांस के राजा को उखाड़ के फेंक दिया रिवॉल्यूशनरीज ने। सो ही वॉज ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। जुलाई रिवॉल्यूशन आता है फिर। इस जुलाई रिवॉल्यूशन में ये पहले 1930 के जुलाई में किसको फेंका? बर्बन के राजा को उखाड़ के फेंक दिया और वहां पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई। ऐसे ही जुलाई रिवॉल्यूशन होता है ब्रुसेल, बेल्जियम में। ब्रुसेल एक जगह और कहाँ पड़ा अभी 8-10 दिन में? उसमें यूनियन हेडक्वार्टर था नहीं, पावर शेयरिंग ब्रुसेल, समर वेलोनिया और वो वाला चैप्टर, डच जर्मन बोलने वाले लोग याद आ रहा है, जिन्होंने अपना पावर शेयरिंग बिना लड़े वड़े बराबर मिनिस्टर्स रखे, सभी समुदाय के, सभी लैंग्वेज बोलने वाले। पॉलिटिका चैप्टर है। कहाँ पढ़ा मैंने? ये पूछा मैंने, ये नहीं पूछा कि किसकी कैपिटल है क्या है। सो दे ब्रेक अवे फ्रॉम यूके ऑफ द नीदरलैंड। मतलब बेल्जियम किसके अंडर आता था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर आता था। सो यूके नीदरलैंड के साम्राज्य से अलग हो गए और बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इसी तरह से 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। में बिगिन होता है एंड ग्रीक बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। टर्की के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका तुर्किया नाम हो चुका है अब। वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर से ग्रीक अलग हो जाता है। पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर आ रहा था ग्रीक, ठीक है। सो आप देखो, फ्रांस का राजा कौन था? बर्बन फैमिली से था, लुइस फिलिप। उसको हटा दिया रिवॉल्यूशनरीज ने, फ्रांस को आज़ाद कर दिया। ब्रुसेल या बेल्जियम में यूके के अंडर आ रहा था। यूके कौन सा? यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड वाला, ब्रिटेन वाला नहीं। उसके साम्राज्य से अलग होकर ब्रुसेल या बेल्जियम कंट्री जो है वो अलग हो गया। देन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ग्रीक ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को अलग कर लेता है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे एक इंग्लिश पोएट है जिसने वॉर में अपनी लड़ाई लगी, लॉर्ड बैरन, एक इंग्लिश पोएट है। 1824 में इसकी मृत्यु हो जाती है वॉर में लड़ते लड़ते। तो ऐसे जो आर्टिस्टिक काम वाले लोग थे, इन्होंने भी वॉर में पार्टिसिपेट किया। फाइनली 1832 में, आर्टिस्टिक काम वाले मतलब जैसे पोएट्री कर रहा है, राइटर है, स्टोरी लिखने वाले हैं, वो भी लड़ने पहुंच गए।